स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल था 1952, 7 जून का दिन था जब नेपाल के बिरतनगर में शंकरपुर गांव के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। नाम था सुशीला कर्की। सुशीला कर्की एक क्षेत्रीय फार्मिंग फैमिली थी, किसान परिवार था, उससे ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता भी किसान थे, 7 बच्चे थे उनके, उसमें सबसे बड़ी लड़की थी सुशीला। तो सुशीला कर्की जो थी एक इस तरह के परिवार से आती थी। खैर पिता जो थे किसान तो थे ही, लेकिन वो बीपी कोइराला के, जो बीपी कोइराला ने बहुत बड़े कोइराला फैमिली है नेपाल की, उसके नामी पॉलिटिशियन थे। बहुत बड़ा नाम है उनका नेपाल के अंदर। तो उनके जो डेमोक्रेटिक व्यूज़ थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे सुशीला कर्की के पिता, और इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। खैर ये सब चलता रहा। 7 बच्चे थे, 7 को पेरेंट्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इस दौरान में ये हुआ कि सुशीला कर्की जो थी उनका मैथ थोड़ा सा वीक था, और पिता हमेशा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बने उनका हमेशा ये सपना था, लेकिन मैथमेटिक्स वीक होने की वजह से और बाकी फिज़िक्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो इस वजह से पिता ने कहा कि अगर डॉक्टर नहीं बन सकती तो कुछ और आप अपने करियर में ऑप्शंस देख सकती हैं, आपको और कुछ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन इसी के तहत एक दिन पिता ने देखा कि एक अखबार में किसी दूसरे देश की चीफ जस्टिस का, फीमेल चीफ जस्टिस का एक फ़ोटो छपा हुआ था। उन्होंने वो फ़ोटो दिखाया सुशीला कर्की को और अपनी बेटी को। उनको कहा कि अगर आप चाहती हैं तो डॉक्टर नहीं तो चीफ जस्टिस बन जाइए। यहीं से एक सपना जो था वो सुशीला कर्की के दिमाग में बस चुका था, आ चुका था कि कहीं ना कहीं आगे अपने फ्यूचर में, करियर में ये तो करना ही है। खैर ये सारी चीज़ें यहाँ से चली। यहाँ से 1970 आता है। 1970 में करीबन 18 साल की उम्र, जब अपना 12th कंप्लीट किया, सुशीला कर्की ने यहाँ महेंद्र मोरांग कैंपस में एडमिशन लिया अपनी बैचलर्स के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब उन्होंने, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकती थी इस टाइम पे, उतना उसमें मन भी नहीं था, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए यहाँ पे अपना अप्लाई कर दिया महेंद्र मोरांग कैंपस के अंदर। 1972 में अपना ये पूरा जो बैचलर्स था उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद सीधा भारत आ जाती हैं। भारत आना क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ उन्होंने अप्लाई किया हुआ था BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस आती हैं, यहाँ वो मास्टर डिग्री करने वाली थी अपनी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। बनारस आने के बाद में जो हॉस्टल लाइफ थी, करीबन 3 साल यहाँ हॉस्टल में रही हैं। बनारस के इस हॉस्टल ने उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल अदा किया है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा है। जैसा कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बनारस जो है वो इंसान के अंदर का जो पोटास है उसे मिला देता है। इंसान अपने अंदर एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव जो है उनको नोटिस करता है। यही कुछ सुशीला कर्की के साथ भी हुआ। बनारस ने उनकी लाइफ को इस तरह बदला कि वो आज भी कहती हैं कि वो टीचर्स, वो दोस्त और गंगा, रिवर गंगा माँ को वो आज भी याद करती हैं। कहती हैं कि उनका एक हॉस्टल था गंगा किनारे, और वहाँ पे गर्मियों के दिनों में रात में वो लोग छत पे ही सो जाया करते थे। खैर तमाम सारा अपना करियर का एक्सपीरियंस उन्होंने बनारस में लिया, अपनी लाइफ को चेंज किया। लेकिन एक बहुत बड़ा एक और बदलाव था जो उनकी लाइफ में यहीं से, बनारस से ही आया था। ये बदलाव था कि बनारस में ही BHU के दौरान ही, उनके मास्टर्स डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी से। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो उस समय नेपाली कांग्रेस में एक एक्टिव यूथ लीडर थे, एक बहुत ही एक्टिव यूथ लीडर। और ये मान लीजिए कि ये जो मुलाकात थी सिर्फ एकेडमिक तक नहीं थी, क्योंकि बताया जाता है उनके ट्यूटर भी थे, उनसे पढ़ती भी थी, और उन लोगों की नज़दीकियाँ भी इस बीच में बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो थी सिर्फ एकेडमिक मुलाकात नहीं थी, एक रिवॉल्यूशनरी लव जो है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सुवेदी जी उस समय पे, क्योंकि नेपाल के जो मोनार्की थी उसके खिलाफ लगातार लड़ाई करते थे, उसके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था उसमें शामिल होते थे, बहुत ही एक्टिवली शामिल होते थे, यूथ लीडर थे। इसी दौरान उन्होंने 10 जून 1973 को एक बहुत ही बड़ा इवेंट बताया जाता है नेपाल की हिस्ट्री का, वो दर्ज है इतिहास में, नेपाल के बिरतनगर प्लेन हाईजैकिंग। इसमें दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी का नाम आया था। यानी कि आप देखिए कि करीबन 1 साल हुआ होगा सुशीला जी से मिले हुए, सुशीला कर्की से मिले हुए, और इसके बाद दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी का नाम आया एक प्लेन हाईजैकिंग में। दरअसल ये प्लेन हाईजैकिंग जो थी, इसमें दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ में नागेंद्र धुंगेल, बसंता भट्टाराय और ये 3 जो लोग थे, इन तीनों ने मिलकर रॉयल नेपाल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी, 19 सीटर विमान था, ट्विन विमान। तो इसको यहाँ पे हाईजैक किया। ये जो प्लेन था दरअसल बिरतनगर से काठमांडू जा रहा था। इसको कहा जाता है पायलट को बीच में कि इसको फोर्ब्सगंज नेपाल ले चलो, और वहाँ पे जाके ये जो सारे लोग थे, जो हाईजैकर्स थे, जिसमें दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी भी थे, शामिल थे,
इन लोगों ने इस विमान के अंदर दरअसल इसको टारगेट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की करीबन उस समय 30 लाख रुपए की गवर्नमेंट मनी, सरकारी पैसा जो था वो जा रहा था। और ये इसलिए किया गया था कि जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो मोनार्की है उसके खिलाफ आर्म स्ट्रगल के लिए ये जो पैसा है उसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्ब्सगंज ले जाया जाता है इस पूरे विमान को बिहार के अंदर, और वहाँ से जो ये तीनों हाईजैकर्स थे ये जंगल में भाग जाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ये तीनों के तीनों हाईजैकर्स, खासकर जो दुर्गा प्रसाद सुवेदी थे, वो भारत आते हैं। नेपाल से भारत बॉर्डर क्रॉस करके आए और यहाँ पे आके छुप के रहने लगे थे। हालांकि 2 साल के बाद, आप सभी जानते हैं 1973 का इवेंट था, और 2 साल के बाद यानी 1975 में इमरजेंसी लग चुकी थी भारत के अंदर, और इमरजेंसी के दौरान ही दुर्गा प्रसाद सुवेदी को अरेस्ट किया जाता है भारत के अंदर, और उसके बाद इमरजेंसी जब ख़त्म हुई है तब उन्हें वापस नेपाल भेज दिया गया। इस बीच में सुशीला कर्की जो थी वो भारत में बनारस के अंदर अपना जो मास्टर्स डिग्री थी पॉलिटिकल साइंस में उसको कंप्लीट कर रही थी। लगातार अपनी प्रतिभा जो है, योग्यता जो है उसको आगे बढ़ा रही थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन 75 में ही उनका जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, इसके बाद उन्हें ऑफ़र दिया गया BHU के अंदर ही आगे PhD करने का, कि PhD यहीं से कर लीजिए, या फिर दूसरा एक और ऑफ़र आया था उनके पास, टीचिंग पोजीशन उन्हें ऑफ़र की गई थी यहाँ बनारस में। कहा गया था कि आप यहाँ पे रुकिए, आगे अपने करियर को यहीं आगे बढ़ाइए। लेकिन कहते हैं कि जो डेस्टिनी में लिखा रहता है, किस्मत में लिखा होता है वही होता है। यहाँ उन्होंने ये दोनों ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किए और यहाँ से वो सीधा वापस नेपाल चली जाती हैं। नेपाल गई, यहाँ पे भारत का जो चैप्टर था उनकी लाइफ का वो ख़त्म हुआ, लेकिन दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो थे, जो बाद में नेपाल उन्हें भेज दिया गया था भारत में गिरफ्तार करने के बाद, जब वो नेपाल पहुँचे हैं तो वहाँ पे ये जो इनकी एक रिवॉल्यूशनरी लव स्टोरी थी वो अपने मुकाम तक पहुँचती है और दोनों शादी कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी की सुशीला कर्की से शादी होती है और आज तक वो उनको अपना एक सबसे मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड बताती हैं। कहती हैं कि वो मेरे गाइड हैं क्राइसिस में, और बाकी सारे एंड ऑल सीजन्स, मतलब सभी समय पर वो मेरे काम आते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यही एक पार्टनर की जो है वो ज़रूरत होती है इंसान को, इसलिए ही कि वो आपके साथ रहे, आपका एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहे आपके साथ में। तो खैर, भारत से जब वो वापस नेपाल गई, इसके बाद उन्होंने अपना जो लॉ डिग्री थी, क्योंकि उनके पिता ने उनसे कह के रखा था, कहा था, और उनके दिमाग में वो कहीं ना कहीं बात थी कि चीफ जस्टिस बन सकती हो, ये जो बात थी वो उनके हमेशा दिमाग में थी, और इसी को अब उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए आगे ऑप्ट किया। वो क्या करती हैं कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से नेपाल के अंदर ही LLB की डिग्री लेने के लिए अप्लाई करती हैं और वहाँ पे अपना एडमिशन, दाखिला जो है उसको ले लेती हैं। करीबन 78 के आसपास उनकी ये जो डिग्री LLB की उन्हें मिलती है। इसके बाद अब फाइनली बारी थी लीगल करियर को शुरू करने की। शादी हो चुकी थी, लीगल करियर को अब शुरू कर रही थी। लीगल करियर शुरू करते ही 1979 में उन्होंने बिरतनगर में ही अपना जो लॉ प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ से उनका लीगल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसके पहले आपको याद होना चाहिए कि वो पहली नेपाल की चीफ जस्टिस बनी थी, सुप्रीम कोर्ट नेपाल की चीफ जस्टिस। तो ये जो यहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एडमिशन लिया है, अपने लॉ प्रैक्टिस जो है उसको शुरू किया है। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि कैसे वो यहाँ तक अपनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँची है। 1985 से 89 तक उन्होंने पहले लगातार लॉ प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन ये वो समय था 85 से 89 के बीच का जब उन्होंने महेंद्र मल्टीपल्स कैंपस धरान के अंदर असिस्टेंट टीचर का भी काम किया है, शिक्षक भी नहीं। 88 से 90 के बीच में कोशी जो जोनल कोर्ट जो है उसकी बार प्रेसिडेंट रहीं, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और यहाँ पे आप ये देखिएगा कि वो सिर्फ लॉयर नहीं थी, वो एक्टिविस्ट भी थी। 1990s का जो पीपल मूवमेंट चल रहा था नेपाल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ तक कि मोनार्की के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठाती रहीं। सेम दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी भी यही उसी दिशा में आगे बढ़ते थे। सुशीला कर्की ने भी वही किया, मोनार्की के खिलाफ अपनी आवाज़ नेपाल में उठाना शुरू किया, और जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। 1990s के दौर में बिरतनगर जेल में उनको रखा गया था। तो ये सारे लगातार जो साल थे वो निकले। खैर, जेल से बाहर निकलने के बाद में जो 1990s का, जो 95 के बाद का पूरा पीरियड है, और 2000 के बाद का, यहाँ उनके करियर में बहुत तेज़ी देखने को मिली लीगल करियर के अंदर। 2002 में उन्हें बिरतनगर अपीलेट कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट बनाया गया। कोर्ट का जो पूरा ओवरऑल बार होता है अपीलेट कोर्ट का, उसका उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था यहाँ पे, और ये 2004 तक इसकी प्रेसिडेंट बन के रहीं। 2004 के बाद नेपाल के जो बार एसोसिएशन है वहाँ से सीनियर एडवोकेट बनती हैं। सीनियर एडवोकेट बनने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे अहम जो केसेस थे वो भी यहाँ पे लड़े थे इस बीच में।
2009 में जनवरी का महीना था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने उन्हें एड हॉक जस्टिस अपॉइंट किया। टेम्परेरी पोजीशन थी इस टाइम तक, लेकिन अगले ही साल 2010 में इसे परमानेंट कर दिया गया। आप देखिए कि अब वो जस्टिस बन चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस, और यहाँ उन्होंने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस थे उनकी सुनवाई की थी, उसके बारे में जजमेंट दिया था। लेकिन अभी भी वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है वो नहीं आया था उनके करियर का। आप देखिए कि वो आता है करीबन 6 साल के बाद। 2010 में परमानेंट जस्टिस बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 6 साल के बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब 6 जनवरी 2016 को नेपाल की फर्स्ट फीमेल मेंबर बनती हैं जुडिशियल काउंसिल की। ठीक है, यहाँ पे ये जो समय था 2016, इसमें 2 बड़ी उनकी उपलब्धियाँ रही हैं। एक पहली तो ये जो हमने आपको बताई, लेकिन इससे बड़ी जो थी, जिसको कहा जाता है नेपाल की हिस्ट्री में वो दर्ज हो गई ये चीज़, वो ये है कि करीबन जुलाई के महीने में, ये 6 जनवरी की बात थी जब वो नेपाल की पहली फीमेल मेंबर बनी थी जुडिशियल काउंसिल की। करीबन जुलाई में 11 जुलाई 2016 का वो हिस्टोरिक दिन था जब प्रेसिडेंट नेपाल की विद्या देवी भंडारी जी ने सुशीला कर्की को नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट होना एक बहुत बड़ा अपने आप में माइलस्टोन था, क्योंकि नेपाल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी फीमेल को सुप्रीम अथॉरिटी पे, सुप्रीम जुडिशियल पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया गया था, और वो यहाँ तक पहुँची। तो आपने पिछले करीबन 5 मिनट में ये देखा कि कैसे एक एक करके अलग अलग जो पोस्ट थी उनको अचीव करती गई, अपनी ग्रोथ करियर की करती गई। योग्यता थी, एक्सपीरियंस था, काम कर रही थी, और यही चाहिए होता है। निष्पक्ष होकर अगर आप काम करेंगे तो ग्रोथ आपकी होगी। खैर, आगे अपनी कहानी में बढ़ें। चीफ जस्टिस बनने के बाद सुशीला कर्की ने सीधा उनका एक सिंपल जो चीज़ें सामने दिखती थी वो ये थी कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगी। वो उन्होंने अपनाना शुरू किया। कई लैंडमार्क केसेस जो हैं, जो नेपाल के जो जुडिशियल इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके अंदर उनको गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है। तो ऐसे कई सारे लैंडमार्क केसेस थे जो उन्होंने दिए। दोस्तों, आपको इन केसेस के बारे में डिटेल बताएं और आपको ये बताएं कि कैसे अचानक से नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं सुशीला कर्की। उसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना, देश की, भारत की प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान देना, यहाँ पे स्टडी IQ आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है। जो आपको स्क्रीन पर कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही बैचेस शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। जो भी प्राइस दिख रहा है उस पर VJ लाइव कोड लगा के सबसे बड़ा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है, और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो सुशीला कर्की जी के जुडिशियल टेन्योर में काफ़ी सारे बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस रहे जिनका जजमेंट उन्होंने दिया, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई की। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसीजन जो उनका देखा जाता है, सामने जो आता है, वो ये है कि उनकी डिवीज़न बेंच ने उस समय के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नेपाल के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आप ये देखिए, यानी कि हमारे यहाँ भारत में जैसे MIB मिनिस्ट्री है, तो उन्हें करप्शन केस में कन्विक्ट किया था। एक सिटिंग मिनिस्टर को सुशीला कर्की ने कन्विक्ट किया था करप्शन केस में, उनको जेल भेजा था। ये पहली बार हो रहा था नेपाल की हिस्ट्री में जब किसी सिटिंग मिनिस्टर को करप्शन केस में इस तरह से सज़ा दी गई हो। इसके बाद उनकी बेंच ने लोकमान सिंह कर्की, एक और नोटोरियस फिगर बताया जाता है, उनको कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी के प्रेसिडेंट की, उसके चीफ की, कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया गया था। उनके ही डिसीजन के द्वारा ये उन्होंने हटाने का यहाँ पे ऑर्डर दिया था। तो ये सारी चीज़ें लगातार वो कर रही थी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही नेपाल का बड़ा केस, एक ऐसा केस दर्दनाक भी है, जो केस एक 15 साल की लड़की थी जिसका बलात्कार और उसको मार दिया गया था बलात्कार करने के बाद में। तो ये केस था माइना सुनार रेप केस। इस केस के अंदर उन्होंने इस पूरे रेप एंड मर्डर केस में इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेपाल आर्मी की एक फ्रेश कमीशन जो थी उसको बनाने का ऑर्डर दिया, और इसके बाद में ही जो बहुत लंबे समय से टला आ रहा था एक केस, यहाँ पे नेपाली आर्मी के कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी थे जिनको इस केस के अंदर सज़ा हुई। तो ये जो केस है एक बहुत ही भयावह केस, इसके बारे में आपको कभी बाद में विस्तार से बताया जाएगा। ये सारे जो जजमेंट्स थे ये सब उन्होंने ही दिए। उनकी बेंच ने यहाँ पे नेपाल में जो करप्शन केसेस थे उनके लिए लगातार उनके खिलाफ अपने जजमेंट उन्होंने दिए। जो पॉलीमर बैंक नोट्स थे जिनकी प्रिंटिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, ये जो एक ऑस्ट्रेलियन केस था, ये नेपाल से ताल्लुक़ रखता था, इसके अंदर भी जजमेंट इनका आया सामने।
और विमेन सिटीजनशिप राइट्स के लिए लगातार वो इन केसेस में अपने प्रोग्रेसिव डिसीजंस जो थी वो लगातार देती रहीं। लेकिन जो बात सामने आती है वो ये है कि कोई जब अच्छा काम करता है तो उसके विरोधी भी उतने ही ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। आप ये देखिए कि अप्रैल 2017 की बात है। अप्रैल 2017 में सुशीला कर्की के करियर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड भी सामने आया। हुआ क्या कि पूरी नेपाली कांग्रेस और सीपीएन के एक गठबंधन ने, जो माओइस्ट सेंटर है नेपाल में, सीपीएन और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन जो है उसको लागू कर दिया। इम्पीचमेंट मोशन फाइल किया गया। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट था, इस केस के अंदर अपना एक फ़ैसला सुनाया था सुशीला कर्की ने एज अ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। यहाँ पे हुआ क्या था दरअसल, इसके आपको पूरे केस के बारे में बता दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को नेशनल पुलिस चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर उसको, जो उसका अपॉइंटमेंट जिस शख्स को किया जा रहा था, उसको ओवरटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सरकार को दे दिया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये आर्ग्यू करते हुए कि जो मोस्ट सीनियर पोजीशन है वो नवराज सिलवाल की है। जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर है इस पोजीशन पे जो आने चाहिए वो नवराज सिलवाल हैं, उनको पोजीशन मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार जो है अपनी एक फेवरिज्म करते हुए अपने जो उनके साथी हैं, जो लेस सीनियर है, जया बहादुर चंद, उनको यहाँ पे पुलिस चीफ बना रही थी। इस डिसीजन के लिए गवर्नमेंट को उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, उनको आर्ग्यू किया, और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। और इसी के तहत सुशीला कर्की के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल के ऊपर उस समय एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस का एलिगेशन सरकार के द्वारा लगा दिया गया। करीबन 249 एमपीज़ ऐसे थे जिन्होंने इस इम्पीचमेंट मोशन पर साइन किए, और इसी के तहत सुशीला कर्की को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब ये सस्पेंड हुई हैं तो यहाँ से नेपाल में एक समय पर आप वो देखिए कि अप्रैल 2017 का वो साल था जब एक बार फिर से ये बगावत जो थी वो देखी गई थी। इनके सस्पेंड होते ही यहाँ पे इस पूरे नेपाल के अंदर पॉलिटिकली लोग इधर से उधर होने लगे, भागने लगे, क्योंकि जो जनता थी वो भी आक्रोशित होने लगी थी। जनता का कहना था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको लागू यहाँ पे रखा जाए, सरकार जो है जुडिशरी को ही दबाने लगी है। इस तरह की चीज़ें यहाँ नेपाल में हुई। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स के भी एक बहुत बड़े व्यक्ति ब्रैड एडम्स ने भी ये कहा कि जो रूलिंग कोएलिशन आया है सामने इम्पीच करने के लिए चीफ जस्टिस को, ये सिर्फ इसलिए है जिससे कि जुडिशियल डिसीजन जो है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको ओवरराइड किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सामने थी। खैर, जो पब्लिक प्रोटेस्ट थे, जनता जो थी वो सुशीला कर्की के डिफेंस में उतरती है सामने, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए उतरती है सामने। होम मिनिस्टर जो बिमलेंद्र निधि थे, उन्होंने भी उस समय अपना रिज़ाइन दिया डिससेटिस्फेक्शन में कि वो इसके साथ नहीं थे, इस डिसीजन के सरकार के, जो उन्होंने सस्पेंड करवाया है सुशीला कर्की को। तो ये सारी चीज़ें लगातार हुई। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है नेपाल की, उन्होंने भी यहाँ कोएलिशन को, जो उनका गवर्नमेंट के साथ कोएलिशन था, उसको छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें देखते हुए, पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए, फाइनली नेपाली सरकार को ये जो मोशन था, इम्पीचमेंट मोशन, इसको विड्रॉ करना पड़ा। एक बार फिर से सुशीला कर्की को चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाता है। वो अपना जो पदभार था उसको संभालना शुरू करती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 2017 में ही, जून का महीना था, जब करीबन 2 महीने बचे थे, अप्रैल में ये हुआ है, उसके बाद मई और जून, 2 महीने के अंदर ही, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी 65 साल की, 65 साल की उम्र पे आते ही जो रिटायरमेंट था वो एज आ चुकी थी। और इसी के तहत वो अपनी पूरी तरह से अपने लीगल करियर में किस तरह उन्होंने शुरू किया, आज चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रही थी। यहाँ रिटायर होती हैं, अपनी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी वो लगातार उन्होंने जारी रखी थी। करीबन 32 साल उन्होंने जुडिशियल सर्विस की थी। लेकिन यहाँ रिटायरमेंट के बाद सुशीला कर्की ने अब अपने राइटिंग पैशन को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है न्याय। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये सितंबर 2018 में उन्होंने इसको पब्लिश किया था। इसके अंदर उनके जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं और नेपाल की जुडिशियल जो एक सेक्टर है, एक पूरा जो करियर उनका जुडिशियल करियर रहा, प्लस जो नेपाल की जुडिशरी किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की है। सीनियर एडवोकेट जो सुरेंद्र भंडारी हैं, वो भी इस पर कहते हैं कि ये जो इनकी किताब है, ये एक व्यूइंग ग्लास है कि कैसे आके जुडिशरी वर्क करती है नेपाल के अंदर। अच्छा, ये उनकी पहली किताब रही। लेकिन इसके अगले ही साल आप देखिए उनकी दूसरी किताब आती है, और ये किताब थी जिसका नाम था कारा। कार जिसको अर्थ है जिसका प्रिजन यानी जेल, तो जो हम कारावास कहते हैं हिंदी में। तो कारा जो उनकी किताब थी 9 दिसंबर 2019 को आती है।
इसके अंदर उन्होंने इस किताब में जो 1990s के उनके जेल एक्सपीरियंसेस थे, जब उनको बिरतनगर जेल में रखा गया था पीपल्स मूवमेंट के दौरान में, यहाँ पे उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को, अपने जेल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूरा बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे फीमेल प्रिजनर्स की जो स्टोरीज़ हैं, वो अलग अलग उनकी कहानियाँ जो हैं वो भी उस किताब में बताई गई हैं। फीमेल प्रिजनर्स जो हैं जेल में, उनके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है वो बताया गया है। वो यहाँ पे उन्होंने विमेन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नेपाल में, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये उनकी 2 किताबें बहुत ज़्यादा इसको लोकप्रियता मिली। ये सारी चीज़ें चल रही थी, आप देखिए 2019 में रिलीज़ हुई है उनकी किताब जो पब्लिश हुई है। लेकिन ये वो समय था जब लगातार नेपाल के अंदर कई सारे भारी बदलाव पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी आ रहे थे। प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, और उनके टेन्योर के दौरान लगातार में ये देखा गया कि करप्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। केपी शर्मा ओली का कंसिस्टेंटली चाइना की तरफ उनका एक लीनिंग थी। वो चाइना की तरफ जो लीनिंग पॉलिसी थी उसको फॉलो करते थे हमेशा। एक तरह से ये भी देखा गया कि जुलाई 2024 में जब वो एक बार फिर से पावर में वापस आए, तब ओली ने यहाँ पे जो ट्रेडिशन था उसको ब्रेक करते हुए वो पहले चाइना गए। अपने पद पे वापस आने के बाद भारत नहीं आए, चाइना की तरफ जाते हैं। दिसंबर 2024 में ओली ने चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो है उसको साइन किया। एक फ्रेमवर्क था जिसको साइन किया गया, जो कि USD डॉलर में, मतलब $41 मिलियन का असिस्टेंस जो था वो इंश्योर करता था चाइना के साथ में। यानी चाइना उनको इतना पैसा देगी नेपाल को, और ये जो पैसा है कई बार ऐसा देखा गया कि गायब हो गया है। मतलब जो करप्शन है नेपाल के अंदर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपने पहुंच चुका था। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क था ये साइन इसलिए किया गया था कि एक स्टेप था बीजिंग के लिए लैंड लिंक्ड नेपाल बनाने का, यानी कि नेपाल से लैंड जो है वो लिंक हो जाएगी बीजिंग के साथ में, और इसी डायरेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि केपी ओली ने चाइना के शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख पास को, भारत के हमारे लिपुलेख पास को नेपाल की टेरिटरी बता दिया था। तो हर वो ऐसी चीज़ कर रहे थे जो एक लिमिट है उसको क्रॉस करना। दूसरी चीज़, करप्शन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाता जा रहा था, और इसी के तहत जब पाप का घड़ा है वो जब भरता है तो उसके बाद चीज़ें किस तरह की होती हैं सामने, वो सामने यहाँ देखा गया है। सितंबर 2025 में नेपाल में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन सामने आती है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब 4 सितंबर को केपी ओली ने खुद ही, ये जो नेपाली सरकार थी उसने खुद ही, उनकी सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे, यूट्यूब, ये सभी शामिल थे। ऐसे 26 जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आज की डेट में सारा यूथ, ऐसा एक भी कोई शख्स नहीं होगा जो इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसको यूज़ ना करता हो। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के अंदर बैन करने का डिसीजन ले लिया। अब ये डिसीजन जब पहली बार हमने भी जब इसकी खबर सुनी थी हम लोगों ने, तब एक शॉकिंग, एक ऐसा लगा था। मतलब वहाँ पे जितने लोग हमारे हैं उन सबसे पूछा भी गया कि क्या ऐसा हुआ है, क्या बंद कर दिया गया है। तो उस दिन ये बंद करने वाले थे पूरी तरह से, ये सब चीज़ें थी। क्योंकि आप देखिए कि आज के समय पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, हम और आप भी यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, आपको तमाम सारी जानकारी देते हैं, आपके सुझाव लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज यूथ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस पर निर्भर करता है। उनकी आजीविका, उनका जीवन, उनकी जीवन शैली इसी से चल रही है। वो इससे कमाते भी हैं और इसमें अपना नाम भी बनाते हैं। तो ये अगर कोई बंद करता है कोई देश, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये चीज़ यहाँ पे दिखी भी। नेपाल में केपी ओली की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का ऐलान किया, बैन करने का ऐलान किया। कहा गया, ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके रूल्स के अंडर रजिस्टर नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी जब ये सामने आई, तो जो जेनजी यूथ, इसको जेनजी यूथ कहा जा रहा है नेपाल का, लेकिन असल में जो पूरा ओवरऑल यूथ है वो इसमें शामिल था। यूथ जो था नेपाल का वो भड़क गया। युवा जो था उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पहले तो ये जो प्रोटेस्ट थे, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था कि ये बैन नहीं किए जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लेकिन धीरे धीरे ये जो बैन से लेके करप्शन जो बढ़ रहा था नेपाल के अंदर, लगातार जो बढ़ा है करप्शन, और इसके बाद नेपो किड्स, जो नेपोटिज्म किड्स हैं, यानी जो इन मंत्रियों के, नेताओं के, नेपाल की सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं, पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के जो बच्चे हैं, उनकी किस तरह का जो लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे लगातार दिखता था, उनका लेविश लाइफस्टाइल दिखता था, उनकी फैंसी कार्स, लेविश लाइफस्टाइल, लग्जरी और फॉरेन ट्रिप्स, ये सब जो थी, इनकी तरफ धीरे धीरे ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो बढ़ने लगा। कहा यह जाने लगा नेपाली यूथ के द्वारा कि ना ये बैन होगा, आप करप्शन को स्टॉप करिए, रादर देन
इसको स्टॉप करने से, इसको बैन करने से सोशल मीडिया को। तो इन्होंने अपने स्लोगन्स भी बनाए हुए थे, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। दूसरा था यूथ अगेंस्ट करप्शन। इस तरह की जितनी चीज़ें थी वो सारी सामने आने लगी। ये भी कहना शुरू किया गया कि भाई जितने पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी है नेपाल का, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पर सोशल मीडिया को भी अगर बैन कर दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। करप्शन नेपाल में जो था, बेसिकली ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो सोशल मीडिया बैन से करप्शन को ख़त्म करो, इस पर सामने आ गया था। ये सारी चीज़ें चली। इसके तहत जितने भी ये नेपाली जेनजी जो बच्चे थे, या जो कहा जाए कि यूथ था नेपाल का, उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली भी काम किया। उन्होंने अपने जो पोल्स थे वो चलाए सोशल मीडिया पे, अलग अलग जब तक वो चल रहा था अपनी कम्युनिटीज़ में चलाया। यहाँ से अपने लीडर्स को चुना। इन लीडर्स को चुनने के बाद में ये सारी चीज़ें जब वो ये सड़कों पर उतरे तो यहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू किया। 8 सितंबर का वो दिन बताया जाता है जब ये जो जेनजी प्रोटेस्ट जिसको कहा गया वो मैसिवली बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो चुका था। प्रोटेस्टर्स जो थे अपने प्लेकार्ड्स लेकर शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें नारे लगाकर, स्कूल की यूनिफॉर्म्स में काफ़ी सारे बच्चे थे जो सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने यहाँ टीयर गैस के जो गोले थे वो छोड़ना शुरू किया, वाटर कैनन्स डालना उन पे शुरू किया बच्चों पे, यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई गई। पहले बताया जाता है जो पहला दिन था 19 लोगों की मौत हो गई, कई सारे उसमें यूथ थे सारे, उनकी मौत हुई। और अल्टीमेटली जब तक ये प्रोटेस्ट चले, आपको बता दें 51 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हाल ही में हुए प्रोटेस्ट के अंदर नेपाल में। अगला दिन जो था 9 सितंबर का, ये जो प्रोटेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके थे 8 सितंबर को, 9 सितंबर का दिन था जब प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन दिया जाता है, उनको भागना पड़ा पार्लियामेंट से। प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, ये जो यूथ था इनके साथ में कई और लोग भी शामिल थे, इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के घरों में आग लगा दी। यहाँ तक कि ये बताया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो कई सारे रहे थे उनके भी घरों में आग लगाई गई। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खनल जो थे उनके घर पे अटैक किया गया, उनकी वाइफ वहाँ पे अंदर थी, उनको काफ़ी सारी बर्न इंजरीज़ हुई, उनको भी बाद में रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। जो नाकू सेंट्रल जेल है वहाँ से करीबन 800 से 900 प्रिजनर्स ऐसे कैदी थे वो भाग गए, वहाँ पे उस सेंट्रल जेल में भी आग लगाई गई। इतने सारे केओस के बाद में जेनजी प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने, खैर यहाँ पे ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कई सारे काम भी किए थे। उन्होंने अपनी लीडरशिप को सामने रखा, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको सजेस्ट किया, नेपाली ग्रुप्स जितने थे, और उन्होंने अपनी बाकी अदर यूथ नेपाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर मीटिंग्स की और मेजॉरिटी से डिसीजन लिया। बहुत ही जल्दी ये डिसीजंस लिए गए और उन्होंने सुशीला कर्की को अपना कैंडिडेट चुना। क्यों चुना गया था उनकी तरफ से उनको अपना कैंडिडेट? क्योंकि उनकी जो अभी तक की रेपुटेशन रही है, उन्होंने नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये जो एटीट्यूड रखा है, इसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है उसकी वजह से उनको इस पूरे जेनजी यूथ ने अपना आइडियल कैंडिडेट माना, उनका नाम आगे प्रस्तावित किया गया। फाइनली कुछ ही दिन के अंदर प्रेसिडेंट नेपाल के रामचंद्र जो पौडेल हैं उनके साथ में, और आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्डेल के साथ में, पूरा जेनजी यूथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सभी ने, कई सैकड़ों की तादाद में रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने मीटिंग्स की। और इन मीटिंग के बाद में फाइनली डिसीजन लिया गया कि 12 सितंबर 2025 को सुशीला कर्की को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी के साथ वो सिर्फ नेपाल की प्रधानमंत्री नहीं बन रही थी, वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन रही थी। सुशीला कर्की 73 ईयर्स की एज में नेपाल, उनका जो जीवन का उनके दूसरा हिस्टोरिक मूवमेंट, जब उन्होंने एक अचीवमेंट उनका ऐसा, जब पहले वो फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल सुप्रीम कोर्ट की, और उसके बाद फाइनली अब फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। पीएम मोदी ने, जब ये बात पता चली भारत को भी और पूरी सुर्खियों में ये खबर थी, क्योंकि बहुत दिनों से नाम पे विचार विमर्श चल रहा था, सामने आ रहा था कि सजेस्ट किया जा रहा है जेनजी यूथ जो है वो उनके बिल्कुल सपोर्ट में है सुशीला कर्की के। जब ये बात फाइनल हो गई कि उनको पीएम बनाया जा रहा है, तो पीएम मोदी ने भी ये कहा कि एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ये वुमेन एम्पावरमेंट का, और दूसरी चीज़, भारत इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड में नेपाल के साथ खड़ा रहेगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये कहा है, अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लीडरशिप चेंज है ये पीस और स्टेबिलिटी को में कंट्रीब्यूट करेगा, और हमारी शुभकामनाएं नेपाल के साथ में है। 14 सितंबर 2025 का वो दिन, जब आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे ठीक एक दिन पहले, यानी कल ही, उन्होंने अपना ऑफिस जो है उसको एज्यूम किया है, उसको शुरुआत की अपने काम की। सुशीला कर्की, अब उनके सामने कई सारे बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। देखिए, पहला चैलेंज तो ये भी है कि एक लिमिटेड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो उनका है, तो उनको अपने साथ में कई
और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कई बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है, उन्हें एक कैपेबल टीम की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस करने के लिए। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि एक जनरेशन गैप जो है, क्योंकि एक जेन ज़ी यूथ ने चुना है उन्हें, एक 73 ईयर ओल्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर और जेन ज़ी यूथ की एस्पिरेशंस, इन दोनों को बैलेंस करके उन्हें चलना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें उनके साथ में हैं, लेकिन ओवरऑल बात सामने ये है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, 32 साल की एक्सीलेंट जुडिशरी जो उनकी सर्विस रही है, ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे पॉलिसी रही है, इन सब ने उन्हें इस काबिल बनाया और उनकी योग्यता के अनुसार उनको ये पद दिया गया है फाइनली। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है कि नेपाल की हिस्ट्री में हिस्ट्री क्रिएट की है सुशीला कर्की ने, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब आगे देखना होगा कि नेपाल में किस तरह से इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे ये जो जितना, क्योंकि देखिए दंगे जब होते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनके ऊपर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है, ऑफिस एज्यूम करने के बाद ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्लियर मैसेज दिया था कि जो भी इन्वॉल्व हैं इस इंसिडेंट में वैंडलिज्म के, उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। खैर, ये पूरा एपिसोड था कि आपको बताया जाए कि आखिर इतिहास क्या रहा है सुशीला कर्की का, भारत के साथ उनका क्या संबंध रहा है और किस तरह से ओवरऑल ये जो इंटरनेशनल एक तरह से जियो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह इस पूरे नेपाल के ट्रांजिशन को देखा जा रहा है। तो ये था आज का एपिसोड। कोई भी आपकी राय हो, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो भी दीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। आपके जो भी रिक्वेस्ट हैं वो भी बताइएगा, मैसेज भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, वहाँ हम कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।